पापा, पिछली बार हमने बात की थी काफ़ी एक्सटेंसिवली सियालकोट की। आपने सियालकोट की बातें की। अब हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं आपकी लाइफ के। अब आप शुरू करो। नहीं, सियालकोट की बात अभी थोड़ी सी रह गई है, हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी बताऊँ क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हम्म। वो बात है कि हम लोग तो हिंदुस्तान की तरफ नहीं चले थे। हम्म। हम लोग तो गाड़ी में बैठ के जम्मू जा रहे थे कि जब ये दंगे यहाँ कम हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन वो हुआ ये कि गाड़ी जो है रास्ते में ही गिर गई क्योंकि लाइनें तोड़ रखी थी लोगों ने। और जब गाड़ी गिरी तो हमें चारों तरफ से घेर लिया गया और हमें लगा कि अब थोड़े वक्त का है, थोड़ा सा वक्त है हमारी और ज़िंदगी में। तो लेकिन किस्मत हमारी अच्छी थी। मद्रास रेजिमेंट की जो एक टुकड़ी थी वो उसी दिन सियालकोट कैंट में आई थी। उन्होंने कुछ शोर वगैरह सुना होगा तो वो एकदम आ गए और उन्होंने गाड़ी को घेर लिया और हमें अपनी हिफाजत में, अपनी सुरक्षा में हमें वो ले गए टेंट में और वहाँ एक कैंप बना दिया। अच्छा। कैंप की तो ख़ास बात नहीं है, कैंप की लाइफ तो सारे जानते हैं कि कितनी हार्ड होगी। उसमें जो ज़्यादा दिक्कत हमें आई है कि हमारे पिताजी को बुखार हो गया और उनको सोने के लिए बिस्तर नहीं, ऊपर लेने के लिए चादर नहीं। तो उससे मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ हुई। तो उसने कहा मैं तो घर जाऊंगी और घर से अपना बिस्तर लाऊंगी, हमारे घर में इतने बिस्तर थे। और इस तरह से कुछ बातें करने लगी। सबने मना किया कि नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं, आप मत जाओ। लेकिन वो अपनी बात पर टिकी रहीं। उनका नहीं, मैं तो जाऊंगी। और वो वहाँ से तांगा करके और गई अपने घर। हमारे जो पिताजी थे उनके एक दोस्त थे वहाँ पर, मुसलमान थे, टेलर थे, बड़े अच्छे इंसान थे। तो उनके पास गई और उनसे कहा कि हमें घर खोल दो, हमें ऐसे ऐसे जो है आपके दोस्त को तकलीफ़ हुई है और हमें ज़रूरत है बिस्तर की, तो मैं बिस्तर ले जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसकी मदद की और वो बिस्तर निकाले और ले आई। एक्चुअली 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार मेरी माँ को घर जाना पड़ा लेने के लिए सामान, क्योंकि मुझे भी फिर बुखार हो गया और ज़रूरत पड़ी चीज़ों की। तो वो 2 बार गई घर। मैं ये कहना इसलिए चाहता हूँ कि शी वॉज सच ए बोल्ड लेडी। उसको डर नहीं लगा कि सारे शहर में दंगे हो रहे हैं, मुसलमान फैले हुए हैं, मार देंगे मुझे। उसको कुछ डर नहीं लगा और वो अपना दोनों बार ठीक से गई और जो सामान चाहिए था वो लेके आ गई। अब कैंप में तो उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की बात नहीं है। ये खबरें आती थी कि हिंदुस्तान से गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो मुसलमानों को लेके, वो सारे मुसलमान कटे होते हैं, सभी को मार दिया जाता है। इसी तरह से हिंदुस्तान से जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसमें भी सभी लोग कटे होते हैं और मार दिए जाते हैं। तो उन दिनों ये खबर आई कि दोनों गवर्नमेंट्स में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंट्स में एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर यहाँ से एक गाड़ी सबको ठीक तरह से ले जाएगी वहाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से एक गाड़ी वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान ले आएगी बगैर मारे काटे। तो उस एग्रीमेंट के तहत हमें जो है शायद अक्टूबर के एंड में या नवंबर में हमारी बारी आई, तो हम गाड़ी में जो है आ गए। गाड़ी हमें लेके आई डेरा बाबा नानक तक। डेरा बाबा नानक के पास एक रावी का पुल था, तो पुल के बेस पर हमें उतार दिया गया। उस वक्त अंधेरा था, बारिश हो रही थी, फिसलन थी और पुल के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। स्लोप था और काफ़ी मुश्किल था और मैं और मेरे पिताजी दोनों बीमार थे, चढ़ नहीं सकते थे। खैर बड़ी मुश्किल से मेरे भाई ने हम दोनों को एक एक करके उठाया और ले गए और बहन और मेरी माँ जो है वो अपने आप थोड़ा बहुत जो हमारे पास सामान था उसको लेके आ गई। और जब आधा पुल हुआ तो तब हिंदुस्तान की टेरिटरी आ गई और वहाँ की आर्मी ने हमारा बहुत ख्याल किया और कहा कि अब आप चिंता मुक्त हो जाओ, अब कोई चिंता की बात नहीं है, आप हिंदुस्तान आप आ गए हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे हर तरह से। तो हमें वहाँ पर डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर जो है जगह दी गई रात को रहने के लिए। तो हिंदुस्तान पहुँच गए हम। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ज़िंदा सारे, पूरी फैमिली और पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, इनफैक्ट कितने लोग थे उसमें? एक्सटेंडेड फैमिली जो है गाड़ी में तो 500-600 लोग होंगे। नहीं, आपकी फैमिली? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी फैमिली थी, हमारे चचा की फैमिली थी, हमारे ताया जी की फैमिली थी, मामा जी की फैमिली थी। तो कुल मिला के कोई 30-40 लोग थे
और सबके सब सबके सब सही पहुंच गए, सबके सब जिंदा पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे ख्याल से। तो रात को हम वहाँ डेरा बाबा नानक रहे। एक और बात बता दूं कि वो बरसात का मौसम था, डेरा बाबा नानक में बहुत बारिश हो रही थी और जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म था, रेलवे प्लेटफॉर्म था, वो भरा हुआ था पानी से। पर फिर भी हम लोगों ने किसी तरह से रात को जो है गुजारा किया। अगली सुबह हमें गाड़ी मिलनी थी अमृतसर जाने के लिए। और पता नहीं अब कैसे हुआ, ये देखो, ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि हम तो उस गाड़ी में बैठ के अमृतसर आ गए, वो भी अभी आपको बताऊंगा कैसे पहुंचे। और बाकी लोग कैसे, कोई आगरा, मेरे ताया जी आगरा पहुंच गए, मेरे चचा मुजफ्फरनगर पहुंच गए, मेरे मामा इलाहाबाद पहुंच गए। कैसे पहुंचे ये बड़ी एक मिस्ट्री है, पता नहीं कैसे पहुंचे, लेकिन पहुंच गए सब लोग, कोई आगरा, कोई इलाहाबाद, कोई मुजफ्फरनगर। तो हम सब जिंदा जो थे पहुंच गए। अब अमृतसर का जो सफ़र था गाड़ी में, वो भी एक हिस्टोरिकल था, इन द सेंस कि गाड़ी इतनी भरी हुई थी कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों को, हमारे भाई ने जो है 4 लोगों को घुसा दिया और ख़ुद गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। आपने इस गाड़ी की फ़ोटोग्राफ अक्सर देखी होगी, जिसमें लोग ऊपर भी बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं, लटक भी रहे हैं, सब कुछ है। ऐसी गाड़ी से हम अमृतसर आए थे और रास्ते में एक खबर आई, एक शोर मच के आके एक आदमी गिर गया ऊपर से। अब वो कौन हो सकता है, हमें सबको डर लगा कि कहीं हमारा भाई ना हो। खैर अमृतसर पहुँचे, भाई से बात हो गई, मिल गए, तो तसल्ली हुई कि कोई और गिरा होगा। तो अमृतसर में जब आए तो मेरी बुआ रहती हैं तरन तारण, जो अमृतसर से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है। तो उसने अपने बेटे को भेजा हुआ था। तो हमें वो बिठा के तांगे में और ले गए अपने घर तरन तारण। तो ये तरन तारण तक पहुंचने की किस्सा है। इसके बाद का किस्सा शायद अगले एपिसोड में करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें और मैं पूछने वाला था कि जिस मुसलमान दर्जी ने आपकी इतनी हेल्प की, इतनी मदद की, उसका नाम आपको याद है कुछ? किसका? जो आपके पिताजी का दोस्त था, मुसलमान दर्जी। हाँ, वो उसका, वो दर्जी था, वहीं पास ही, हमारे घर के पास ही उसकी दुकान थी। नाम तो मुझे याद नहीं उसका, पर बहुत नेक इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा दोस्त था उनका। पिताजी ने चलते वक्त घर से चाबी उसको थमा दी थी कि जब हम जम्मू से वापस आएंगे तो तू इससे चाबी ले लेंगे। तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके घर की हिफाजत करूँगा और किसी हालत में भी इसको नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ही वाज ए वेरी नाइस काइंड जेंटलमैन।